हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टी टेस्ट का पार्ट 3 करने जा रहा हूँ, जिसमें कि है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन विद डिपेंडेंट सैंपल्स। तो पीछे जो टॉपिक मैंने किया था वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का था और ये डिपेंडेंट सैंपल्स का है। तो इसका फॉर्मूला है टी टेस्ट का, टी इज इक्वल्स टू डी मीन डिवाइडेड बाय एस अंडर रूट, और जो एस है उसका फॉर्मूला वही जो हमने पहले किया था, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस डी मीन का स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। और ये जो डी मीन है वो सिग्मा डी बाई एन है, और ये जो डी है ये फर्स्ट माइनस सेकंड भी हो सकता है और सेकंड माइनस फर्स्ट भी हो सकता है। और ये जो एस है इसका फॉर्मूला ये वाला पुराना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ एम कॉम वर गिवन अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। 10 स्टूडेंट्स से उनको स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट दिया और उसके बाद उनको 1 मंथ की ट्यूशन दी और सेकेंड टेस्ट फिर से कंडक्ट किया। तो रिजल्ट्स फॉलोइंग है। रिजल्ट्स में ये दिखाना है कि इज देयर एनी डिफरेंस। जो फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट में मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं। हमें क्या पता लगाना है? हमें ये पता लगाना है कि डू दीज डाटा इंडिकेट के डू द डाटा या डू द मार्क्स, ऐसे लिख सकते हो, गिव एन एविडेंस कि भाई ट्यूशन रखाने का कोई फ़ायदा हुआ है, कोई जो एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं उसका कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें दोनों के मीन में डिफरेंस देखना है। अब ये डिपेंडेंट सैंपल्स हैं क्योंकि पहला टेस्ट लिया, उसके बाद कोचिंग ली या ट्यूशन्स ली, उसके बाद सेकंड टेस्ट लिया, तो फिर इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंसी आ गई ना। तो इसलिए ये डिपेंडेंट सैंपल्स हैं। तो जब भी डिपेंडेंट सैंपल्स आएंगे तो इस तरीके से करना है, और जब इंडिपेंडेंट सैंपल्स आएंगे तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ x1 x2 पहले से ही दे दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है। डी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू। तो x2 को आगे रखेंगे, x1 को पीछे रखेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सेकंड ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सेकंड नंबर बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि ये है कि कोचिंग रखने का फ़ायदा हुआ है तो सेकंड का मीन ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने x2 आगे रखा है और x1 पीछे। तो इसको माइनस तो आप खैर कर ही लेंगे, ये तो प्लस माइनस है, ये तो ईजी है। माइनस कर करके आप जो है लिख लीजिए इसको। 52 माइनस 58 इज़ ऑल्सो -6। 38 माइनस 62 इज़ -24। अब आ जाता है नेक्स्ट कॉलम। इसमें हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर निकालेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 8 8 ज़ा 64। ऐसे सारे को सारे के सारे नंबर्स का आप क्या करें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद इनका टोटल भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सबसे पहले ये सारे के सारे स्क्वायर। अब इसके नीचे वैल्यू लिख लेता हूँ। सिग्मा डी ये आ गया है -64, और यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर ये आ गया 2192। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले डी का मीन। डी मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ओवर एन। ठीक है, ये आ गया -64 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10। तो ये आ जाएगा -6.4, -6.4। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम चलें तो फिर इसके बाद हमने क्या निकालना था, एस। मगर सबसे पहले हम एस का फार्मूला लिखते हैं। एस का फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर माइनस डी मीन का स्क्वायर इंटू एन। अच्छे से लिख लेता हूँ, इंटू एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन अंडर रूट। तो इसमें सबसे पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व भी करना है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 10 माइनस 1 अंडर रूट। सॉरी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.07। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाने हैं कि इनके मीन में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है उनका वो ज़ीरो है। ठीक है, मतलब नो डिफरेंस, नो बेनिफिट, कि कोचिंग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पहले का मीन और दूसरे का मीन बराबर है। और अगर मैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनाऊं तो लिख रहा हूँ कि डी जो मीन है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ट्यूशन रखने का फ़ायदा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मीन 2 इज़ मोर देन मीन 1, मतलब सेकंड का मीन टेस्ट जो लिया कोचिंग के बाद उसका मीन ज़्यादा है और जो पहले वाला मीन है उसका मीन कम है, मतलब कि हमें बेनिफिट हुआ है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस कहता है कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि बेनिफिट हुआ है क्योंकि सेकंड का मीन ज़्यादा है। अब चलते हैं, क्योंकि इसमें वन टेल टेस्ट लगेगा, चलते हैं आगे और टी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं। टी का फॉर्मूला क्या था, डी मीन डिवाइडेड बाय अंडर रूट।
तो डी का मीन कितना है -6.4, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में कि हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। इवन इफ नेगेटिव आए तो टी की वैल्यू मॉडुलस में ले लेनी है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, n-1 दैट इज इक्वल्स टू 10-1 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब 9 के सामने अगर आप देखो तो ये आ गया 0.05, मतलब 5% पे फॉर वन टेल टेस्ट। मैंने यहाँ पीछे लिखा था वन टेल टेस्ट, नहीं लिखा ना, तो कोई बात नहीं। जब लेस देन में कर रहे होते हैं या मोर देन में कर रहे होते हैं तो वन टेल टेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। मैं यहाँ फिर से साफ़ सुथरा करके लिख लेता हूँ कि इसके अंदर लगेगा वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, ठीक है। अब पीछे चलता हूँ दोबारा और यहाँ लिखता हूँ फॉर वन टेल्ड टेस्ट। अब वन टेल टेस्ट में इसकी कितनी वैल्यू आती है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें पीछे जाके 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने, तो सबसे पहले वन टेल टेस्ट ऊपर आता है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आती है। ये तो टू टेल की वैल्यू होगी, ये वन टेल की वैल्यू होगी। तो टू टेल को मैं रब कर देता हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी सामने वैल्यू आ रही है, 1.833। तो मैं यहाँ पीछे जाके लिख लेता हूँ 1.833। अब जो हमारे आंसर है वो कम आ रहा है और टेबल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हाइपोथेसिस को। तो मैं लिखता हूँ TC मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन TT मतलब टेबल वैल्यू। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू कम है और दूसरी टेबल वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या कहते थे कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं है, डी मीन ज़ीरो है, मतलब दोनों का माइनस करें तो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब कि ट्यूशन रखने का कोई, कोचिंग रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं लिख लेता हूँ वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट tuitions has not benefited, ट्यूशन्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्टूडेंट्स को रखने का, ठीक है, क्योंकि दोनों के मीन बराबर आ रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक और चीज़ लेके आऊँगा, कोरिलेशन वाला मेथड। तो बने रहिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।